पहले मैं आपसे ये बता दूं कि ये मसला खराब इसलिए हुआ कि पहले तो इमरान खान साहब ने 28 फरवरी को ये कहा कि जो 21 माह के बाद आईएमएफ का प्रोग्राम मुअत्तल रहा था, हम्म। उन्होंने ये कहा कि जो फायदा हम 21 महीने के बाद किया था हम उसको तोड़ रहे हैं। और हमने उनसे तहरीरी तौर पर यह मुआहदा किया था कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे, बिजली की दर बढ़ाएंगे। अब उन्होंने कहा कि हम कम कर रहे हैं, जून तक मुंजमद करेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो अगले चंद दिनों में $1 अरब की किस्त हमें मिलनी थी वो उन्होंने रोक दी और आप हमारा प्रोग्राम मुलतवी हो गया। फिर हमारे जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं उनको शायद तजर्बा नहीं था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि जी आप सऊदी अरब से जाके पैसे मांग लें और यूएई से मांग लें। मैंने अपनी जो किताब है 2012 में दहशत गर्दी सियासत मईशत, उसमें ये लिखा था कि उस वक्त भी सऊदी अरब और यूएई ने कहा था कि हम आपको पैसे जरूर देंगे लेकिन आईएमएफ के प्रोग्राम में जब आप आ जाएंगे उसके बाद देंगे। तो गए वहीं वो उनको जवाब मिल गया कि जी आप आईएमएफ से मामला तय करें तो हम आपको पैसे दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये आईएमएफ के साथ प्रोग्राम मामला तय कर लेंगे तो हमें $1 अरब की किस्त मिलेगी, उसके बाद सऊदी अरब हमें पैसे देगा, उसके बाद यूएई हमें पैसे देगा, उसके बाद चीन हमें पैसे देगा कर्जे, और हम दुनिया में जाएंगे, बॉन्ड्स इशू कराएंगे और कर्जे ले लेंगे। उससे ये होगा कि रुपए की कदर में आर्जी तौर पर बेहतरी आएगी। ये जो अचानक बढ़ रहा है खासतौर से 185 के बाद जो बढ़ा है ना, ये रिवर्स हो जाएगा। ये जो हमारे रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के रिजर्व्स, वो अगर आप देखें अगस्त से अब तक $10 अरब गिर गए हैं, $10 बिलियन गिरे हैं। वो क्यों गिरे हैं कि जो शौकत तरीन साहब थे उन्होंने ये किया कि बेतहाशा इंपोर्ट्स हुई हैं जुलाई से अप्रैल तक। अगर मैं आपको बताऊं 65 बिलियन डॉलर की आपने इंपोर्ट्स कर ली, $65 अरब। ये पिछले साल की इसी मुद्दत से $21 अरब ज्यादा है। कोई उनसे ये पूछे कि 1 बिलियन के लिए तो आप आईएमएफ के पास खुशामद कर रहे हैं और आपने 10 महीने में $21 अरब की इंपोर्ट्स गैर जरूरी तौर पर बढ़ा के पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। आपका तिजारती खसारा $39 बिलियन हो गया, जो तारीख में सबसे ज्यादा। और करंट अकाउंट आपका $18 अरब पे जा रहा है, रिजर्व्स गिर गए, रुपए की कदर गिर गई। तो ये तो आपने जानबूझकर अशराफिया को नवाजने के लिए जो इम्पोर्टर्स हैं वो कमा रहे हैं, और या जो भी आप कहें कि अमेरिका का न्यू ग्रेड वेव का मकसद था वो पूरा किया, आपने तबाह किया। और उसके बाद 28 फरवरी को इन्होंने कर दिया, हमें आके फंसा दिया। लेकिन आईएमएफ जो है वो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये कहना कि हम दिवालिया हो रहे हैं ये गलत है, गैर जिम्मेदारी बात कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं वो गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। हुकूमत को गालियां दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुल्क के लिए ऐसी खराबी की बातें ना करें जो हमारे मुल्क में खराबी नहीं है। बहुत ताकतवर मुल्क है, बड़ा मुल्क है, समंदरदार पाकिस्तानी है। सीपैक में चाइना अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के पास जाए, क्योंकि श्रीलंका में वो फंस चुका है। अगर खुदा न खास्ता हमें कोई मसला होता है तो अमेरिका कहेगा बिल्कुल करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे। आपको देखिए उनके अपने मुफाद में, हमारे मुफाद में नहीं करेंगे। अगर खुदा न खास्ता हमें प्रॉब्लम आती है तो अमेरिका ये कहेगा ये सीपैक की वजह से है, ये सीपैक से आप निकलें, बंद करें इसको। यूरोपियन यूनियन भी कहेगा सीपैक की वजह से है। उधर दुनिया कहेगी कि भाई आपने पहले श्रीलंका को फंसाया, अब आपने पाकिस्तान को फंसाया। तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उनका $1000 अरब का दुनिया भर वो सारा बैठ जाएगा। तो उनके पास तो $3000 अरब के पैसे पड़े हैं उनके पास रिजर्व। तो उनके लिए $5-6 अरब देना कौन सा मुश्किल काम है, वक्त आएगा तो वो दे देंगे। लेकिन ये था कि हम खामखा शोर कर रहे हैं कि डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, हम बुरान की कैफियत है, बहुत बुरी हालत है। एक तो ये बात है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि पेट्रोल के दर बढ़ाए बगैर चारा नहीं है, उनके लिए मैं आपको हल बताता हूँ। ये झूठ बोलते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, कौम को धोखा देते हैं। मैं आपको जिम्मेदारी, मैंने ये बात जो दोबारा आपको बता रहा हूँ, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो मैंने वो हल एक बताया टीवी प्रोग्राम में। तो एक इनके सीनियर सेनेटर बैठे थे, उन्होंने बात को घुमाया, मैंने कहा जी रुक गए, आप या तो कहें हाँ या नहीं। तो उन्होंने कहा ये जो आप कह रहे हैं सही है, हो सकता है, मगर इतने ताकतवर तबके हमें कह रहे हैं मत करो, हमें भी इस मुल्क में रहना। हुआ ये था, इमरान खान साहब ने 2019 में एक टैक्स एमनेस्टी दी थी। उस टैक्स एमनेस्टी में ये कहा गया था कि दुनिया की तारीख में सबसे कम शरह टैक्स पर, यानी 1.5% तक पर आपने प्रॉपर्टियां बिल्डिंगें माफ कर दी, 1.5% पर, और 6% यहां ले लें और बाहर लूटा हुआ पैसा जो यहां से ले गए वहीं रख लें। अब देखिए उनकी तो चांदी हो गई, उन्होंने 6% यहां दिया टैक्स, और वो उस पर 130 रुपए पे डॉलर था, 190 पे ले लिए, उनकी तो चांदी हो गई ना। आप खेल तो उनके लिए कर रहे हैं। तो हमने ये कानून बनाया था इमरान खान साहब ने कि जो इससे फायदा नहीं उठाएंगे, जो असासे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो हुकूमत की दस्तरस में हैं, जो चोरी के पैसे के हैं, जिस पर इनकम टैक्स नहीं दिया,
हम उससे इनकम टैक्स वसूल कर लेंगे। और इमरान खान साहब ने एक दफे से ज्यादा कहा था, और मेरे इल्म में है कि उनके अकाउंट्स की तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद है, एफबीआर के पास मौजूद है। मिसाल दे दूं, एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में जमा करा दिया, 1 करोड़ रुपया। अब आपने जब कौमी बचत में जमा कराया अपनी तनख्वाह बचा के, तो उस तनख्वाह पर तो आपने टैक्स दिया था। उस आदमी ने 1 करोड़ रुपए पे इनकम टैक्स नहीं दिया हुआ, और जो है एमनेस्टी भी नहीं की। तो आपके लिए क्या मुश्किल है कि खत लिख दें, ये पाकिस्तान का कानून था, 1 करोड़ पे आपने टैक्स नहीं दिया, एमनेस्टी भी नहीं की, हम उससे आपसे टैक्स ले रहे हैं। अगर आप नहीं देते तो आपको प्रॉफिट उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक आप नहीं देंगे, ना इसको कैश कराएंगे। तो 900 अरब रुपया मैं गारंटी कर सकता हूं उन असासों पर जो कंट्रोल में। लेकिन उन जो सेनेटर साहब थे, पीटीआई की हुकूमत उनकी थी, उन्होंने ये कहा हमें भी पता है कि ये हो सकता है, लेकिन ताकतवर तबके जब नहीं करने दे रहे, हमें भी तो यहाँ रहना है। तो आप या तो 22 करोड़ आवाम को कुचल दें, पाकिस्तान की मीशत को दाव पे लगा दें, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें, IMF के चुंगल में फंसा दें, न्यू ग्रेड गेम के अमेरिका के मकासद पूरे, या इन चोरों को चोरों से लेते में शर्मा रहे हैं। तो अब मुझे कोई बता दे कि क्या डिफिकल्टी है। तो अशराफिया की मीशत है, जब तक अवाम को आप एजुकेट। जनाब फरमाइए जनाब। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी आपने खुशाइन बात बताई कि खुदा ना खास्ता ऐसा हर कभी ना हो कि मामला डिफॉल्ट की जानिब जाएं। या तो आपने खुशखबरी सुनाई कि ऐसी कोई खतरा मौजूद नहीं है। अल्लाह ना करे अगर ऐसा कोई सिचुएशन होती है तो IMF के हम डिसिप्लिन में जाए बगैर भी चीन से इमदाद ले सकते हैं, वहां से कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि दूसरे ममालिक जो है उन्होंने तो ये शर्त रखी हुई है। तो चीन इसमें हमारी मदद को आएगा, आप समझते हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं, दूसरे मुल्कों ने जो मदद की है, आपको मुझसे ज्यादा पता है कि वो अमेरिका के अहकाम के ताबे होते हैं। सऊदी अरब और यूएई 2 मुल्क हैं, लेकिन आपको पता है कि वो जब हमारी मदद करते हैं उसमें अमेरिका की उनको आशीर्वाद होती है। चीन एक ऐसा मुल्क है जो कि अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान चीन से ताल्लुकात खराब हो, क्योंकि चीन को वो कंटेन करना चाहता है। चीन उनके लिए एक मुसीबत बन गया है। उनकी चीन की मैशत अमेरिका से बड़ी होने वाली है। अगर मैं आपको एक फिगर दे दूं, चीन के पास जो रिजर्व्स हैं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के 27 ममालिक और अमेरिका, उन सब के जो टोटल रिजर्व्स हैं, चीन के अकेले के पास उससे ज्यादा हैं। तो वो तो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बचाएगा, वो तो अपने सीपैक को बचाएगा। 3,000 अरब डॉलर के जिसके पास हैं, वो 5 अरब डॉलर वो भी डिपॉजिट शरह सूद पर दे रहा है, कोई हमें खैरात तो नहीं दे रहा है। तो वो 5 अरब डॉलर देना उसके लिए क्या मुश्किल है। वो तो चाहता ही है कि अमेरिका और पाकिस्तान पर सख्ती करे और वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें। गवादर से उसको 20 अरब डॉलर सालाना का एक्सपोर्ट बिजनेस मिलने वाला है। तो वो तो अपना फायदा देख रहे हैं। हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन अल्लाह ताला ने हमें दी है, हम जौहरी ताकत भी हैं, बहुत से इस्लामी ममालिक भी हमारी तरफ देखते हैं, कल को वक्त आता है जौहरी ताकत है। तो इन स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे जो समंदर पर पाकिस्तानी हैं, उनके पास कम से कम 175 अरब डॉलर पड़ा है। हमने उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया तो रोशन डिजिटल में 4 अरब डॉलर आ गया। और मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, जिस वक्त हमने जौहरी धमाके किए थे तो उस वक्त पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगी थी। उस सैंक्शन के बाद हमारे रिजल्ट्स बढ़े थे। आज अपने मायूसी फैला दी है पूरे कौम में, डिफॉल्ट, बैंकरप्ट। अरे भाई, तो जब सैंक्शन अमेरिका ने लगाई, यूरोपियन यूनियन ने लगाई, तो हमारे रिजल्ट बढ़े थे। मनी चेंजर से ही आप बात करें, एक्सचेंज कंपनी से, फॉरेन बैंक से बात करें कि भाई आप हमें यहाँ पैसा लाए, हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो खान साहब कहते हैं कि मैं रूस चला गया और 30% कम कीमत पर ऑयल मिल रहा था, गंदम मिल रही थी, क्या ये डुएबल था? क्या ये जो अमेरिका और यूरोप की मंडियां जो जिन्होंने हमें बहुत से इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, क्या वो ये इजाजत दे देती? हम उस साइड पे जाते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स क्या मुतासर ना होती? या रशिया वाला जो प्लान था वो इस वक्त की जरूरत थी? आप क्या इस पे समझते हैं जो इमरान खान साहब कहते हैं? नहीं, मैं आपसे एक बात बता दूं, आप ही कह रहे हैं ना, रशिया ने तो नहीं कहा कि हम आपको तेल देंगे। अब मुझे कोई समझा तो दे कि रशिया से तेल आएगा कैसे, मुझे आप बता तो देना, रशिया से यहाँ तेल आएगा कैसे? आ ही नहीं सकता है भाई, ये क्या बात कर रहे हैं आप। वो तो रोड ट्रांसपोर्टेशन से आएगा, उसकी कॉस्ट जो होगी। पहले मैं आपको बता दूं, मैं इतने साल से दुनिया देख रहा हूँ, यूरोप में रहा हूँ, कभी मैंने 2 मुल्कों के सरबराहों की मुलाकात ऐसी नहीं देखी जिसमें दोनों मुल्कों का झंडा ना हो। ये दोनों बैठे थे, 3 घंटे की मुलाकात हुई। चीन दुनिया को ये बताना चाह रहा था कि मैं अकेला नहीं, उसने इनको बुला लिया। कोई मुश्तरका ऐलान नहीं हुआ, कोई मुआहदा उसने नहीं किया आपको देने का। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, कोई तेल देने का ना मुआहदा किया। और उसकी जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट इतनी होगी, क्योंकि कैसे आप लाएंगे, मुझे आप बता दीजिए, रूस से यहाँ आएगा कैसे? तो कुछ नहीं था, ये उन्होंने बहुत बाद में, और मैं आपको उसका सबूत दे दूं,
जो हमारे अजहर साहब है ना, उन्होंने 30 तारीख को खत लिखा है कि एक्सीलेंसी आपने हमारे साथ ये मुआहदा किया है। तो आप तो फरवरी में गए थे, वो लेटर जो है जब आपकी हुकूमत जारी थी उस वक्त क्यों आप लिखा? मैंने खुद वो लेटर देखा है। ये तो अगर कोई मुआहदा होता है तो मुश्तरका ऐलानिया होता है, तो पहले फीजिबल नहीं है, वहां से ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकती नॉर्मली। यहाँ पर उन्होंने कोई मुआहदा नहीं किया, कोई ऑफर नहीं दी। ये तो उन्होंने कहानी 1 महीने के बाद सुनाई, जबकि इनको जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन नजर आ रही थी, वरना कई हफ्ते तक तो उसका जिक्र नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से जो खत गया है वो 30 मार्च को गया है, मेरे पास उसकी कॉपी है। आप गए थे फरवरी में। तो ये कहानी है अपनी, जिस तरीके से और बातें होती हैं सियासी। ठीक डॉक्टर साहब, आप है। इससे अंदर निकलना कैसे होगा? जिस तरह रोजाना की बुनियाद पे स्टॉक मार्केट जिस तरह आज भी पहले 15 मिनट में नेगेटिव में चलेगी, 1000 पॉइंट जो है ये नेगेटिव उसमें चली गई। डॉलर रोजाना की बुनियाद पे रिकॉर्ड बना रहा है। ये सूरत हाल आपको जाती कहां नजर आ रही है? आखिर ये मामला थमेगा कहां जाकर? आप कोई सजेशन अगर गवर्नमेंट को देना चाहें इस वक्त, सबसे बड़ा चैलेंज ही हुकूमत के लिए मुआशी चैलेंज है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये 200 टच नहीं करेगा, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। ये खेल खत्म हो गया, जो कुछ हो गया। ये IMF से पैसे मिलेंगे, और मैं आपको बताऊं रिवर्स होगा बिल्कुल। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे दे सकता हूँ। ये सट्टेबाजी हो रही है, ये ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। मैंने आपसे बताया कि जो 6% पे जिन्होंने चोरी का पैसा वो कराया था, उनकी तो जिंदगी चांदी हो रही है ना, उनके मजे आ गए। ये तो आपने मसनूई एक बहरान पैदा किया है, सट्टेबाजी भी हो रही है, लोग कमा रहे हैं। जैसे ही आपको सऊदी अरब पैसा देगा, पहले IMF देगा, सऊदी अरब देगा, यूएई देगा, चाइना देगा, इंटरनेशनल बॉन्ड इशू करेंगे, ये पैसे आने शुरू होंगे, ये आपको ये वापस जाएगा। ये आर्जी तौर पर उठाया गया। मैं ये नहीं कहता रुपया मजबूत हो जाएगा। ये जो कुछ मसनूई तौर पर गिराया जा रहा है, ये रिवर्स होगा। मैं ये नहीं कहता मीशत बेहतर हो जाएगी, बहरान खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप हम ये 23वें डॉक्टर साहब आपने बात की कि मुल्क को IMF के चुंगल में फंसा दिया है, और दूसरी तरफ आपने ये बात भी की कि चाइना इज देयर टू सपोर्ट अस। व्हाई? बिकॉज ऑफ CPEC। तो फिर हम चाइना की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? हम बार बार क्यों सऊदी अरब की तरफ, UAE की तरफ और IMF की तरफ जा रहे हैं? बिकॉज हमें पता है कि वो सऊदी अरब या UAE की बात करें तो वो तभी कहेंगे, तभी हमें कर्ज देंगे भी, कर्जा, जब तक हम IMF के डिसिप्लिन में या उनके प्रोग्राम में नहीं जाते। तो हम चाइना के पास डायरेक्टली क्यों नहीं जा रहे? देखिए, चाइना वो सब नहीं कर सकता जो अमेरिका कर सकता है। मैं आपको बता, आपके पास जो 30 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आ रही हैं, 30 बिलियन डॉलर्स, उसमें सबसे ज्यादा सऊदी अरब, नंबर 2 UAE, नंबर 3 अमेरिका, नंबर 4 बरतानिया। ये 4 ही अमेरिका के ताबे हैं। ये तो आपका 68 पर 70% तो ये है। तो ये चाइना से तो रेमिटेंस नहीं आती ना। ये जो 30 अरब डॉलर की है, इसका 70% इन 4 मुल्कों से है जो अमेरिका कंट्रोल करता है। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन को है। मैं आपको बता दूं, चाइना को इतनी नहीं है। चाइना को हमने 70 अरब डॉलर, 70 अरब डॉलर चाइना को हमने पे कर दिया है पिछले चंद वर्षों में। उनकी इंपोर्ट्स हम उनसे कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट हमारी होती नहीं है। हम अमेरिका को जो कर रहे हैं वो हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा है। हम यूरोपियन यूनियन को जो कर रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो IMF जो हमें कर्ज देता है, वर्ल्ड बैंक जो देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो देता है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो देता है, रेमिटेंसेस जो आती हैं इंटरनेशनल मार्केट, ये चाइना तो नहीं दे सकता। चाइना तो मैंने आपको बताया उनके पास रिजर्व्स हैं, वो आपको दे सकता है कुछ। अगर आप में हिम्मत होती तो आप भाषा डैम उनसे बनवा लेते, वो आपने नहीं बनवाया। लेकिन इस वक्त हमारी जो मीशत है, अमेरिका और मैं, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, जिस तरह हमने अपनी मीशत को चलाया है। एक हमारे जनरल साहब थे जिन्होंने सेनेट में कहा था कुछ अर्से पहले कि अब मैं उसको कहना नहीं चाहता, उन्होंने ये कहा था कि अगर अमेरिका मेरी इमदाद रोक दे तो हम 3 हफ्ते में घुटने टेक देंगे। मैं ये नहीं कहता घुटने टेक देंगे, लेकिन जब आपकी रेमिटेंसेस वहीं से आ रही है, अगर अमेरिका चाहे तो आपकी सऊदी UAE से आपके रुकवा देगा। वो कहते हैं उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, अभी हमारी वजह से डाला है UAE को ग्रे लिस्ट में। दूसरे ये कि हमारी एक्सपोर्ट UAE रोक देते हैं, तो ये पैसा तो सारा वहीं से आ रहा है। चीन तो है, चीन कभी भी सब्सिट्यूट नहीं होगा इस वक्त, अभी अगले 10-20 वर्षों में अमेरिका का, बरतानिया का। हम, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपके जवाब में। हिंदुस्तान ने 1991, 30 साल हो गए, IMF के पास नहीं गया, और इन 3 वर्षों में हम 11 दफे गए। 93 से हम 7 दफे गए। हिंदुस्तान टैक्स एमनेस्टी लेकर आया, उसने कहा 45% टैक्स दो। इमरान खान साहब लेके आए, उन्होंने कहा 1.5% दो। हम अपनी इनकम पर 35% देते हैं, चोर 1.5%। भारत 45% में एमनेस्टी लाया। भारत ने 1000 का नोट जो है कह दिए ये कैंसिल हो गए। तो वो अशराफिया। डॉक्टर साहब, इस वक्त तो महंगाई की सूरत हाल है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो माजी की हुकूमत से लिंक की जा सकती हैं।
लेकिन अचानक एक महीने के अंदर अंदर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, पोल्ट्री मसनूआत महंगी हो गई। ये अचानक आप क्या समझते हैं कैसे हुआ? ये इनका ताल्लुक गवर्नेंस से है, या ये चीजें डॉलर से इंपैक्ट हो रही हैं, या कोई और मामला है? देखिए, अब गेहूं तो आप इम्पोर्ट करने जा रहे हैं ना, गेहूं तो आप इम्पोर्ट करने जा रहे हैं अभी भी। एक तो ये हमारी रुपए की कदर जो है 75 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट्स हैं। ठीक है, आपने मई से अब तक 152 से 194 पर आगे 40 रुपया, जरा 75 अरब डॉलर पर 40 रुपया डॉलर अब एक पर बढ़ता है। हुकूमत को कस्टम ड्यूटी तो मिल गई, मगर मार्केट में जो इम्पोर्टेड कॉस्ट है वो तो बढ़ गई। तो ये सारी चीजें आई, बखीर अंदोजी भी हो रही है, मुनाफाखोरी भी हो रही है, स्मगलिंग भी हो रही है, यहाँ से गेहूं की स्मगलिंग हो रही है, और लोकल हुकूमतें हैं वो अपने इस चक्कर में पड़ गई। मैं तो आपको बताऊं, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है पाकिस्तान को, किसी को होश ही नहीं है। वो होश ये है कि ये अभी जजमेंट आया है, मैं इसी आपके सवाल के जवाब में कर रहा हूँ। फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि सूद के ऊपर, मैं चेयरमैन हूँ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग का, और जो सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला था, मैंने उनको जो है उनकी रिक्वेस्ट पर 5-6 घंटे की ब्रीफिंग दी। जो ये जजमेंट आया है, अब हुकूमत इनमें लगी हुई है, उस जजमेंट को अगर चैलेंज नहीं किया गया तो इस सदी के आखिर तक पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग नहीं होगी। मैं स्टैम्प पेपर में दे सकता हूँ। वो उसमें उनको पता ही नहीं था उन्होंने क्या जजमेंट दे दिया, कोई तो किसी को होश ही नहीं है। जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं जी वो सूद को हराम करार दे दिया। भाई सूद को हराम तो करार दे दिया, लेकिन उस जजमेंट में जो कुछ कहा गया है, इस सदी के आखिर तक अब हुकूमत को सोचने का टाइम ही नहीं है, वो इसमें लगे हुए हैं।